तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग कि इनमें से किस साहित्य इतिहास को जो है किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद किया। तो अब ये तो बताया ही है किशोरी लाल गुप्त किसका, क वर्ग का कौन सा है, तो गिरसन है। तो गिरसन का कौन सी पुस्तक है, इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, तो गार्सदास लिखा है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये तो दूसरा का है। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नहीं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, गिरसन साहब का यही है। और कब हुआ है, तो 1 पर 3 बार 8 गया, यानी 1888 ईस्वी में। तो किशोरी लाल गुप्त इसका क्या था अनुवाद, कब किया था, तो 1957 ईस्वी में। और इसका अनुवाद किसने किया था, इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी को, तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। इसका लेखक कौन है, इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी का गार्सद तासी। तो ताश कब खेलते हैं, लक्ष्मी पूजा में। कब खेलते हैं, लक्ष्मी पूजा में। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था। कब किया था, तो 1952 ईस्वी में। 52 में ये किया था और 57 में किशोरी लाल गुप्त ने किया था, यानी दोनों में 5 साल का अंतर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका विश्लेषण क्या है। तो गिरसन द्वारा लिखित इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1828 ईस्वी को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास नाम से किया था। और सच्चे अर्थों में प्रथम इतिहास भी कहा जाता है, यह भी आ सकता है कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ की रचना किसने किया था, तो किशोरी लाल गुप्त ने। और किसे कहा जाता है, तो गार्सदासी वाला नहीं, गिरसन वाला जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, उसको सच्चे अर्थों में प्रथम इतिहास माना जाता है। ठीक है, नाम से अनुवासित किया। जबकि गार्सदासी का जो लिखित ग्रंथ है इस्तवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी को 1839 ईस्वी में तथा 1847 में 2 भागों में किसने किया था, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किस नाम से किया था, ये तो गार्सदासी का 2 भाग में प्रकाशित हो। अब देखो, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदवी साहित्य के इतिहास नाम से प्रकाशित किया था इसका अनुवाद, तो 1952 ईस्वी में अनुवाद किया था। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है, तो पादरी एडविन, कौन है, पादरी एडविन गिब्स, सीधा याद रखो, एडविन गिब्स। और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर किसकी रचना है, तो इसके लेखक है FEK। और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के रचनाकार कौन है, तो FEK। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है। तो आचार्य रामचंद्र, आज थोड़ा आवाज़ भी भारी लग रहा है क्योंकि सर्दी जुकाम है, थोड़ा फीवर भी है, तो इसलिए आज पढ़ाने का मन नहीं कर रहा था। तो चलिए फिर भी देखते हैं जहाँ तक हो पाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय कब से कब माना, ये देखते हैं। इसका सबसे पहले जो समय है, आदिकाल का समय कब से कब है, तो 1050 से 1375 विक्रम संवत है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। और रीतिकाल का समय संवत क्या है, तो 1900 से 1700 से 1900 विक्रम संवत है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय जो है 1700 से 1900 विक्रम संवत माना है। आचार्य शुक्ल ने ये सब पूछ देता है, शुक्ल जी का कथन जहाँ भी आए इंपॉर्टेंट होता है। तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में 900 वर्षों को निम्न 4 भागों में विभाजित किया है और प्रत्येक कालखंड का समुचित नामांकन किया है। तो आदिकाल का संवत क्या है, 1050 से 1375 विक्रम संवत। और पूर्व मध्य काल का देखो, आज शुक्ल जी जो है दोहरा नामांकन की व्यवस्था किया था। और क्वेश्चन सीधा बनता है कि दोहरे नामांकन की शुरुआत किसने किया था, तो आचार्य शुक्ल ने। ये सब हम हवाबाजी में नहीं कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन आएगा ये सब। ठीक है, तो इसने देखो आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा और आदिकाल भी कहा है, क्योंकि आदिकाल हम पढ़ा चुके। आदिकाल किसने कहा है, HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और शुक्ल जी ने क्या कहा है, वीर गाथा काल। तो इसने आदिकाल भी कहा और वीर गाथा काल भी, दोनों के मान रहे थे, यानी दोहरे नामांकन की पद्धति इसने अपनाया। तो आदिकाल वीर गाथा काल को समय कब से माना है, 1050 से 1375 विक्रम संवत। तो इसको मेरी रूप से याद कर लो ना, तो खुद तो उसके बाद तो अपने खुद निकलने लगेगा। अब 1050 से 1375 संवत। अब देखो ये विक्रम संवत है। अब अगर ईस्वी में पूछ देंगे कब से कब ईस्वी है, कितने ईस्वी से, तो 1050 में अगर देखो विक्रम संवत से अगर ईस्वी में बदलना है, तो हमारा विक्रम संवत जो है वो 57 साल पहले आ गया था। कितना आ गया था, तो 57 साल पहले आ गया था। ठीक है, अब हम अगर ईस्वी निकालना है तो क्या करेंगे, हम 57 साल माइनस करेंगे। ठीक है, 57 साल क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1050 में अगर हम 57 साल माइनस करते हैं तो कब आएगा, कितना आएगा, 50 घटा उधर, यानी कि 993 ईस्वी। कितना आएगा, तो आचार्य शुक्ल ने जो है आदिकाल का समय कब से कब माना है, तो 993 ईस्वी से माना है। ठीक है,
तो ये देखो हम बोल रहे थे क्या, इसको याद करने के लिए। तो 1050 से 1375 विक्रम संवत, तो आदिकाल का समय 1050 से 1375 विक्रम संवत हो गया। तब जो है भक्ति काल का समय कब से कब आएगा, तो भक्ति काल का समय कब से कब आएगा, तो भक्ति काल का समय कब से, 1375 पे आदिकाल खत्म हुआ, तो जो है भक्ति काल 1375 से स्टार्ट होगा। तो 1375 से 1700 संवत तक, कब से, 1375 से 1700 संवत काल, ठीक है। और रीति काल, अंग्रेज का जो आगमन हुआ था 1700 विक्रम संवत जो है, यानी अंग्रेज का आगमन कब हुआ था, 1600 ईस्वी में। तो यानी मान लो ना, रीति काल राजा अय्यासी कब करने लगे थे, जब अंग्रेजों के पास सत्ता जाने लगी। तो ना राजा युद्ध कर रहे थे ना कुछ कर रहे थे, वो लोग अय्यासी में निकल गए। तो उसी प्रकार रीतिकाल का समय जो है तो 1650 ईस्वी के आसपास हो जाएगा। तो भक्ति काल का समय 1375 से 1700 हो जाएगा। नहीं, आदिकाल का 1050 से 1375। अब भक्ति काल कब से स्टार्ट होगा, फिर 1375 से 1700 संवत तक, ठीक। अब 1700 संवत तक तो भक्ति काल हो गया। अब रीति काल कब से होगा, तो 1700 पर जब भक्ति काल खत्म हुआ तो रीति काल कब से होगा स्टार्ट, तो 1700 से 1900 संवत, 1700 से 1900 संवत विक्रम संवत तक। और आधुनिक काल, तो आधुनिक काल को जो 1900 से 1984 ईस्वी तक, ठीक। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये क्वेश्चन आता है। आधुनिक काल को जो है सुख जी ने क्या कहा है, तो गद्य काल कहा है। और गद्य काल क्यों कहा है, चूंकि इसमें गद्य की भी रचना होने लगी, जैसे कि प्रेमचंद ने उपन्यास की रचना करने लगे, तो गद्य ये सब क्यों होने लगी, ठीक है। तो आदिकाल को किस, शुक्ल जी ने क्या कहा, वीरगाथा काल। पूर्व मध्य काल को क्या कहा, भक्ति काल। और उत्तर मध्य काल को रीति काल। मध्य काल को जो है दो भागों में बांटा, एक हो गया पूर्व मध्य काल और उत्तर मध्य काल। पूर्व मध्य काल भक्ति काल, उत्तर मध्य काल रीति काल, और आधुनिक काल को गद्य काल का, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो नहीं लिखा। रामकुमार वर्मा का पढ़ ही ले लिए हैं, आलोचनात्मक इतिहास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का 3 इतिहास पढ़ लिए हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ठीक है, इनका पढ़ लिए। डॉक्टर नगेंद्र संपादक किए हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष ने ये तो अनुवाद किए ही हैं, ये सिर्फ संपादक हैं, ये लिखे नहीं है नगेंद्र साहब। और लक्ष्मी सागर वार्ष ने किसका अनुवाद किए हैं, तो लक्ष्मी पूजक में क्या खेलते हैं, ताश, तो ताशी का अनुवाद किए हैं। ताशी का कौन सा पुस्तक था, तो इस्तबारता लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी। तो ये तीनों लिखे हैं, तो नगेंद्र साहब नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा, बल्कि ये हिंदी साहित्य का, ये तो बता ही दिए। तो लक्ष्मी सागर वार्ष ने हिंदी साहित्य का इतिहास 52 में किया था। और अब किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों को विवरण दिया है। 5000 कवि किसने दिया है, तो मिश्र बंधु। 3 को मिल के भाई लिख रहे हैं, तो बड़ा विस्तार से तो लिखेंगे ही। तो 3 भाई कौन थे, तो मिश्र बंधु थे। मिश्र बंधु में 3 भाई थे, लोग अकेले अकेले लिख रहे हैं, ये तीनों भाई मिल के लिख रहे हैं। मिश्र बंधु कौन कौन आते हैं, तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो इसका सबसे बड़ा ग्रंथ तो इसी का होगा ना, तो मिश्र बंधु 5000 कवियों का वर्णन किया है। और शिव सिंह सेंगर का कौन सा ग्रंथ है, तो शिव सिंह सरोवर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कौन सा ग्रंथ है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था, तो 1929 ईस्वी में। और शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज कब हुआ था, तो तीन को नाम है ना, शिव सिंह सेंगर। तो 3 को नाम है, तो 1883 ईस्वी में। जॉर्ज ग्रिशन का कौन सा है, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान कब प्रकाशित हुआ था, तो 1 पर 3 बार 8 गिरना, तो 1888 ईस्वी में, ठीक है। अब ये क्या है, यानी कि 4591 कवि मिश्र बंधु में के इतिहास ग्रंथ में था। ये सब तो मिश्र बंधु विनोद, इनका ग्रंथ के नाम था मिश्र बंधु का। इसमें 4 भागों में हुआ था। मिश्र बंधु विनोद का जो है 4 भागों में हुआ था। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में, और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सरोज, ये बता ही दिए 83 ईस्वी में। और ये जो है नामक ग्रंथ में 838 कवि का विवरण दिया था। शिव सिंह सेंगर का जो है शिव सिंह सरोज, इसमें 838 कवियों का विवरण दिया था। ग्रियर्सन ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में 952 कवियों का, तथा शुक्ल ने लगभग 1000 कवियों का विवरण दिया था। शुक्ल जी जो है अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का विवरण दिया था, तो 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया। अगला, अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में कालों के नामांकन का आधार क्या रहा है। हाँ, ये देखो गुरुजी, इसको नहीं देखना है
तो पूर्व मध्यकाल, युग प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ और क्या दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ में कालों के नामांकन का आधार क्या है। पूर्व परंपरा, युग प्रवृत्ति और इनमें से कोई नहीं। तो क्या रहा है, अब लोग बताओ। युग प्रवृत्ति रहा है। ठीक है, क्या रहा है, तो युग प्रवृत्ति है। चलो इसको हटा देते हैं। तो युग प्रवृत्ति रहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ के कालों में नामकरण का आधार युग प्रवृत्ति रहा है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया है, विधेयवादी। आप हमको एक क्वेश्चन बताओ कि विधेयवादी पद्धति का जो है जनक किसे माना जाता है, कमेंट में बताइएगा, आगे बता देंगे आप लोगों को। तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है, तो वो विधेयवादी पद्धति है। कालानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति सबसे भद्य पद्धति है, शब्दकोश के लिए यह पद्धति ठीक है। कालानुक्रम पद्धति चलिए थोड़ा सही है, लेकिन सबसे बढ़िया पद्धति जो है वो विधेयवादी पद्धति है। शुक्ल जी जो है इसी पद्धति पे अपना लिखे। और चलिए, विधेयवादी पद्धति का जो है वो जनक किसे माना जाता है, तो बेनतेन साहब को। किसको माना जाता है, बेनतेन साहब को। तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी पद्धति मानी जाती है। इतिहास लेखन विधेयवादी पद्धति। फ्रेंच विद्वान बेनतेन है, यहाँ पे तो है ही फ्रेंच विद्वान तेन, यानी कि सिर्फ तेन लिखा है। तो बेनतेन ने विधेयवादी पद्धति को सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन सीधा दर्शन आ जाए तो सीधा दिमाग में कौन घुसना चाहिए, तो नलिनी बिलोचन शर्मा नामक ग्रंथ के लेखक हैं, तो नलिनी बिलोचन शर्मा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास नामक इतिहास ग्रंथ के डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा। जब प्रश्न हिंदी देने के कारण त्रुटिपूर्ण है, हिंदी देने के कारण त्रुटिपूर्ण, तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका है विजय से डॉक्टर नंबर सिंह का है। दूसरी परंपरा की खोज विनय मोहन का हिंदी साहित्य का अभित्तन, इससे उतना इम्पोर्टेंट नहीं। भारतीय साहित्य की भूमिका, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, तो इसके हैं कौन है जी, रामविलास शर्मा। भारतीय साहित्य की भूमिका की रामविलास शर्मा, भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक रामविलास शर्मा है। इनकी अन्य पुस्तकें हैं भारतीय सौंदर्य, तुलसीदास, लोक जागरण, हिंदी साहित्य, परंपरा का मूल्यांकन आदि। दूधना सिंह ने सपाट चेहरे वाला आदमी, दूधना सिंह का ये इंपॉर्टेंट है, दूधना सिंह का जो सपाट चेहरे वाला आदमी, कहानी संग्रह, निराला की आत्महंता अवस्था आलोचना आदि लिखा है। इनमें से किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्यात्मक को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन तथा गद्य का प्रसार एवं गद्य की वर्तमान गति का नामक खंडों से विभक्त किया है। क्या कहा है, किस साहित्यकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, जब रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक लोगे आप लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, हमारे पास तो है तो इसलिए याद ही है, तो गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रातन, गद्य का प्रसार, गद्य की वर्तमान गति आदि नामक खंडों में विभक्त करके यही लिखा है गद्य का आविर्भाव। ये सब किसने लिखा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। रामचंद्र शुक्ल ने अपने ये सब तो हो ही गया। तो हिंदी साहित्य के मध्यकाल को कला काल किसने नाम दिया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब इम्पोर्टेंट ही है जो कि हमने आपको आगे ही बता दिया था। कला काल किसने कहा है, तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो कला काल, राम और शंकर जी क्या कर रहे हैं, राम भी कलाकार शंकर भी कलाकार, तो कला काल किसने कहा है हिंदी साहित्य के, मध्यकाल, मध्यकाल यानी कि रीतिकाल को, उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल को शुक्ल जी वाला उत्तर मध्यकाल है। और इसके बाद अब पूर्व मध्यकाल जो है, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल हो गया, बताए थे ना उधर। मिश्र बंधु ने क्या कहा था, मिश्र बंधु जो है वो रीतिकाल को क्या कहा था, तो अलंकृत काल। विष्णुनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा था, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल, इस काल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के लेखक हैं। अब द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जो पूछे अब तक तो आप लोग भी ना बता, बहुत बहुत अच्छी है। चलिए ये सब तो हो ही गया।
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात कौन था? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा के सूत्रपात कौन है? तो कहाँ से लेखन स्टार्ट हुआ है? तो गारसादा तासी से हुआ है। किससे? गारसा। अरे भले ही भद्दी पद्धति में लिखा हो, लेकिन लिखने का स्टार्ट तो किया, कोशिश तो किया कम से कम। तो गारसादा तासी, तो गारसादा तासी ने किया। किस भाषा में थी? फ्रेंच भाषा में। पुस्तक का नाम इस्तबार द लिटरेचर हिंदुस्तानी है। यह पुस्तक 2 भागों में हुआ था, 1839 में और 47 में। द्वितीय संस्करण कब हुआ था? 1871 में। दूसरा संस्करण इसका 1871 में हुआ था, और पहला संस्करण जो 1839 और दूसरा 47 में हुआ था। तो हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल, समझ लो रीतिकाल, उत्तर आ जाए तो रीतिमध्य। तो उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? सीधा भी बताई देना, किसने किया था? तो अलंकृत काल मिश्र बंधु ने। किसने कहा था? मिश्र बंधु। इसकी कौन सी पुस्तक रचना है, आप लोग बताइएगा? रामचंद्र शुक्ल। इसकी भी कौन सी रचना है? चलिए, शुक्ल की रचना कौन सी है? साहित्य का इतिहास जो लिखा है। उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है अलंकृत काल को? तो विश्वनाथ प्रसाद ने श्रृंगार काल कहा। अरे पूरे विश्व के लोग श्रृंगार करते हैं, पूरे विश्व के लोग श्रृंगार करते थे, श्रृंगार काल इसने कहा। रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल। ये तो मुख्य आदमी है ना, जो भी पकड़ते हैं तो मुख्य चीज को पकड़ते हैं, बिंदु को पकड़ते हैं, ठीक है। इसका उद्भव कहाँ हुआ है? तो अलंकृत काल यानी कि श्रृंगार काल। श्रृंगार में क्या होता है? अस्थाई व तो रति होता है, तो वही रीति, रति से रीति। तो शुक्ल जी वही रीति काल कह दिया, ठीक है। और इसकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। उसके बाद हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल, वही गया। तो हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी में मानने वाले इतिहासकार कौन है? 693 ईस्वी, यानी कि इसका अगर संबत जोड़ा जाए तो इसमें 57 साल ऐड करो, तो यानी कि 57 करो तो 7 साल इधर 50 साल उधर, यानी कि 750 ईस्वी। 750 ईस्वी यानी कि इस समय जन्म किसका हुआ था? तो स्वयंभू का। स्वयंभू को जो है प्रथम कवि मानने वाले कौन कवि हैं? तो राम कुमार वर्मा है। अरे राम जी स्वयं भूत हैं, शिव जी के अवतार हैं, स्वयं में वो है, स्वयं भू। तो हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी मानने वाले इतिहासकार में कौन से है? तो राम कुमार वर्मा जी है। तो हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी मानने वाले इतिहासकार राम कुमार वर्मा है। राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य की अवधि 693 से 1693 ईस्वी तक मानते हैं। बताए थे ना कि ये आदिकाल से भक्ति काल तक ही लिखे हैं, आगे नहीं लिख पाए हैं। अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल की अवधि तक को ही लिया है। तो हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल यानी कि रीति काल को किस विद्वान ने कहा है? हिंदी साहित्य को उत्तर मध्यकाल, देखो जहां से आ रहा था, शुक्ल जी का जो बोली थी दोहरा नामकरण पद्धति, रीति काल। अच्छा, रीति काल किस विद्वान ने कहा है? तो रीति काल कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, सीधा भी बताई थी। और उत्तर मध्यकाल भी किसने कहा था? शुक्ल जी कहा है। चलिए कुछ नाम देख लेते हैं। तो विद्वान है रामाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा था? तो कलाकाल। पंडित विश्वनाथ प्रसाद में श्रृंगार काल, अरे पूरे विश्व के लोग श्रृंगार करते हैं। मिश्र बंधु विनोद अलंकृत काल। अब लिखते हैं वर्णानुक्रम, वर्णानुसार, वर्णाक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वर्णानुक्रम के अनुसार जो सबसे भद्दी पद्धति है तो कब होगा? स्टार्टिंग में जो करता है, तो कौन सा है? इस्तबारदा लिटरेचर हिंदुस्तानी, ठीक है। तो इस्तबार द लिटरेचर हिंदुस्तानी वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम ग्रंथ है। फ्रेंच विद्वान गार्सा तासीनी से फ्रेंच भाषा में तो हो ही गया। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, इसकी कौन सी रचना है? बताइएगा। गणपति चंद्रगुप्त की कौन सी रचना है? तो वैज्ञानिक इतिहास। अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पूर्ण लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो कैसे लिखा जाइए? स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुष्टि दृष्टि से। हिंदी साहित्य का इतिहास का पूर्ण लेखन, गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास में जो है ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। आचार्य शुक्ल ऐतिहासिक दृष्टि में युग परिस्थितियों को प्रमुखता से प्रदान करती है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में किसका है? शुक्ल जी का। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन गलत है? ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांति काल या रीतिकाल? तो ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार जो है वो कौन सा? ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार जो है
अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? तो रीतिकाल गलत है। आदिकाल है ही, मध्यकाल है तो है ही, मध्यकाल में उत्तर मध्यकाल को ही तो रीतिकाल कहा गया है ना, तो रीतिकाल तो कोई कहा नहीं है, तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा गया, तो रीतिकाल। ये रीतिकाल गलत है। आदिकाल मध्यकाल में दो भाग हो गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, इसे ही रीतिकाल कहा गया। तो संक्रांति काल नाम ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही है। निम्न में से किस लेखक ने कालों की रचना को विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किया है? निम्न में से किस लेखकों ने काल की रचनाओं की या कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? तो किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है किया है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब देखो, आदिकाल में जो है, आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा? क्योंकि उस समय जो उसने रचनाओं को देखा, रासो साहित्य को देखा, तो जितने भी साहित्य उनको मिले तो वीर साहित्य मिले, यानी कि जिसमें युद्धों का वर्णन हो रहा है। रासो साहित्य में क्या हो रहा है? युद्धों का वर्णन हो रहा है, मतलब ज्यादातर साहित्य जो है वो युद्धों के विषय में हो रहा है, मिल रहा है उनको, तो इसलिए। और उस समय ज्यादातर राजा महाराजा युद्ध ही करते थे, तो इसलिए उस समय को जो है क्या नाम दे दिया? तो वीर गाथा काल का, ठीक ना। तो रचनाओं में अनुसार शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ विधेयवादी पद्धति को अपनाया। हिंदी के 900 वर्षों के इतिहास के निम्नतः 4 खंडों में विभाजित किया था। उनका नामांकन इस प्रकार है। किस प्रकार नामांकन है गुरु? तो आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल को क्या कहा? तो वीर गाथा काल। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीति काल और आधुनिक काल गद्य काल। आधुनिक काल को क्या कहा है शुक्ल जी ने? गद्य काल। और उत्तर मध्यकाल को रीति काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल। और आदिकाल का समय कब से कब है? तो 1050 से 1375 संवत। आदिकाल का समय कब है? तो 1050 से 1375, 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1050 से 1375 विक्रम संवत। ईस्वी में पूछ दे तो 993 ईस्वी। कितना ईस्वी में पूछ दे? तो 993 ईस्वी से, और 57 साल इधर घटा दो, यानी कि विक्रम संवत से अगर ईस्वी निकालना तो 57 साल घटा दो। तो आदिकाल का समय संवत क्या है? आदिकाल का समय कब माना जाता है? 1050 विक्रम संवत से 1375। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1375 पूछ देना, कहीं कहीं 1350 दे देता है कि कौन सा ऑप्शन सही। तो 1350 में नहीं मारना है, तो 1375 विक्रम संवत। तो 1050 से 1375 विक्रम संवत। और भक्ति काल का आरंभ कब से होता है? तो 1375 से 1700 विक्रम संवत तक। 1375 से 1700 विक्रम संवत। यही दो हमसे क्वेश्चन पूछता है और फंसा देता है, क्योंकि इधर तो सीधा है, ये तो सब लोग याद होगा। 1700 से 1900 जो है रीतिकाल का समय है, यानी उत्तर मध्यकाल का, और 1900 से 1984 ये तो आधुनिक काल का, सब जाता है। लेकिन फंसाता कहाँ है? तो यही दो में फंसाता है कि भक्ति काल का समय कब से कब है। ऑप्शन देगा 1350 से 1700 विक्रम संवत, 1350 से 1750 संवत, ऐसे कुछ दे देगा, ठीक है। तो उसका समय एग्जैक्ट याद रखना है, कब से कब? 1375 से 1700 विक्रम संवत। भक्ति काल का कब से कब होता है? 1375 से 1700 विक्रम संवत। और आदिकाल का 10 से 50 से 1375 संवत, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता? तो जो है निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य के लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? तो विभिन्न युगों का आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री की, हाँ ये तो एकदम कन्फर्म होगा। रचनाओं का मौखिक उल्लेख। अब मौखिक उल्लेख को जो है अगर हम माने तो फिर कैसे, कोई बढ़ा चढ़ा के भी कह देगा, कोई झूठ भी कहेगा, तो उसको जो है एक स्रोत के रूप में नहीं माना जाता। शिलालेख, हाँ उस समय के जो राजा महाराजा थे कुछ शिला पे अंकित करवाते थे, तो वो जो है एडजेक्ट होगा, उस समय का है। उसके बाद साहित्यकारों की प्रवृत्तियां या अप्रकाशित रचनाएं। साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, हाँ एकदम सही है। जो साहित्यकार ने अपना प्रकाशित किया है उस समय का मिला है। रचनाओं का मौखिक उल्लेख ये नहीं है, तो हो ही गया। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना नहीं है? तो हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास तो है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का आदिकाल है। आलोचनात्मक इतिहास किसका है? तो राम कुमार वर्मा का है। किसका है? राम कुमार वर्मा का है। अब इनकी एचपीडी कौन कौन सी रचना है? सबसे पहली रचना कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखा गया था? तो 1940 ईस्वी में। कब? 1940 में। उसके बाद हिंदी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी 52 ईस्वी में। अब देखो पूछा गया था सभी को सब क्वेश्चन, इतना व्याख्या के साथ कोई नहीं बढ़ाएगा, ठीक है, जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो हमारा सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, आगे आपकी मर्जी। तो हिंदी साहित्य के
अगर कीजिएगा तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी जो है थोड़ा विषय की गहराई से और भी अलग अलग सब्जेक्ट को हम लोग पकड़ करेंगे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका ये 52 में हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जब रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय लो, लो भैया जी, वो ऑप्शन तो हम नहीं देंगे आपको। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय कब से कब है? 1050 से 1350 विक्रम संवत, 1075 से 1350 विक्रम संवत, 1050 से 1375 विक्रम संवत, 1000 से 1375 विक्रम संवत। बताइए कब लोग, अब थोड़ा जरा दिमाग चलाइए। क्या लग रहा है आपको, ये सही है या बी सही है या फिर सी सही है या डी सही है? क्या लग रहा है? और हाँ, ये बहुत आसान सवाल है और इसके आंसर कमेंट में चाहिए ही चाहिए, फिर हमें भी तो पता चले कि हम जो बता रहे हैं विद्यार्थियों को तो क्या सच में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इसका जो है आदिकाल का समय संबंध कब है, चलिए हम बता देते हैं। बताएं, बी है सही क्या? तो नहीं, इसका आंसर क्या है? तो सी सही है, 1050 से 1375 विक्रम संवत। ठीक है, तो आदिकाल का समय कब से कब है? 1050 से 1375 विक्रम संवत तक का। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य को 900 वर्षों से निम्नलिखित चार खंड में बांटा है। आदिकाल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीति काल, आधुनिक काल। तो आदिकाल का 1050 से 1375 विक्रम संवत, भक्ति काल 1375 1700 संवत, और उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 संवत, और आधुनिक काल 1900 से 1984 विक्रम संवत। ठीक है, अब इस बार स्थानीय नामक ग्रंथ की किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। ये सब को कुछ थोड़े करना है। अब जो है ये मिलाइए आप लोग। सिद्ध सामंत काल किसने कहा था आदिकाल को? तो सिद्ध सामंत कौन है? सिद्ध सिद्ध इसमें से कौन है जी? राहुल संगर्दन जी सिद्ध है, ये चलिए मिल गया। चारण काल किसने कहा था? तो गिरसन साहब कहाँ है? तो जड़ गिरसन यहाँ है। सीधा दो मिलाए, ए का क्या है? ए का 4, वन का 4 कहाँ है? तो वन का 4 तो भाई साहब वो दोनों कट गया, अब ए और सी में है। अब 2 का 3, 2 का 3, 2 का 3 किस में है? तो ये ऑप्शन ये सही हो गया। अब प्रारंभिक काल किसने कहा था? और आदिकाल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधु ने, क्योंकि मिश्र बंधु में भी गणेश आता है ना, गणेश गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, तो प्रारंभ इससे होगा ना, तो हो ही गया। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाला कौन है? हिंदी साहित्य में जो प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? आदिकाल को आदिकाल नाम जो दिया है वो किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों आएंगे ऑप्शन में। और कितने बच्चे क्या करेंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी आए, हम तो कर दिए ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है बीज वपन काल का है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हरजाई, हजारी यानी हरजाई, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आदिकाल को आदिकाल कहा है। और रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है आदिकाल को? रामकुमार वर्मा जो है आदिकाल को क्या कहा है, बताइए आप लोग। तो चलिए देखिए, चारण काल किसने कहा था? तो जलगिरसन ने प्रारंभिक काल, मिश्र बंधु ने बीज वपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी वीर गाथा काल, रामचंद्र शुक्ल ने संधि काल एवं चारण काल, रामकुमार वर्मा और सिद्ध सामंत काल राहुल संगर्तन ने। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहा था? बीज वपन काल। अब एक चीज और याद कीजिए, क्या कहें हम, कुछ बता रहे थे आप लोगों को शायद, हाँ। तो राहुल संगर्तन जो है हिंदी साहित्य में प्रथम कवि किसको मानते हैं? तो ये मानते हैं स्वयंभू को, सॉरी स्वयंभू कह रहे हैं, सरप्पा को। ये सिद्ध थे तो सिद्ध ही को मानेंगे ना, तो सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि मानते, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे शायद, हाँ आगे पढ़ेंगे, आदिकाल में पढ़ेंगे। और रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को, रामकुमार वर्मा किसको मानते हैं? स्वयंभू को। और महावीर प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं? मुल्ला दाऊद, सॉरी मुल्ला दाऊद बोल रहे हैं, क्या था नाम जी उनका, अरे यार एक मिनट देख लेते हैं यार। चलिए, उस दिन भी यही हो गया था, आज भी जिस जब नाम लेते हैं प्रकट हो जाता है। क्या कहा है जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, वो रे उनकी रचना है एक संदेश राशक, संदेश राशक रचना है उनकी, कौन सी है? प्रथम कवि यार,
धरती का अर्थ नामांकन हो गया। हाँ मिल गया। तो 1000 रुपये से अब्दुल रहमान को मारे हैं, तो अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? तो संदेश शासक अब्दुल रहमान की रचना। तो 1000 रुपये से द्वितीय किसको मानते हैं? तो अब्दुल रहमान को मानते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सब तो हम लोग आगे करेंगे ना। उसमें ज्ञान राशि का संचित कोष, ज्ञान राशि का संचित कोष जैसे आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी भगवान के पास क्या होता है? तो संचित जो है ज्ञान की संचित कोष यानी संचित बॉक्स होती है। ठीक है ना, हम लोग थोड़े थोड़े ज्ञान के लिए इधर उधर भोगते हैं, लेकिन भगवान जी के पास जो है वो बहुत सारा ज्ञान का खजाना होता है। तो खजाना कहाँ रखेंगे? कोष में रखेंगे ना। जैसे धन को धन कोष में रखते थे राजा संचित कोष, उसी तरह ज्ञान की भी संचित कोष होती है। तो किसके पास है? भगवान के पास, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। किसने कहा था ये? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोष जहाँ आ जाए, संचित कोष किसके पास रहता है? भगवान के पास, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। और यह कथन सरस्वती पत्रिका की ख्याति उपलब्ध मूर्धन्य मनीषी में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? किसमें कहा था? सरस्वती पत्रिका में कहा था। याद रखिए, इन्हीं के नाम पर इन्हें हिंदी साहित्य के काल का विशेष नाम द्विवेदी युग पड़ा। और द्विवेदी युग का जो नामांकन हुआ किसके नाम पर हुआ? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। अरे ना, कोई भी युग का अगर नाम पड़ेगा तो भगवान यही नाम बनना पड़ेगा कि हरजाई यानी हरजाई के नाम पे पड़ेगा? नहीं ना, तो भगवान जी के नाम पे पड़ेंगे कोई भी युग का। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण हुआ है वो भगवान ये महावीर प्रसाद के द्विवेदी नाम पे ही हुआ है, द्विवेदी युग। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो गिडरसन साहब थे। तो हिंदी के इतिहास का काल विभाजन सबसे पहले किसने किया था? तो जॉर्ज गिडरसन ने। कितने भागों में? तो 11 भागों में किया था। शायद नाम भी है क्या? तो सबसे पहले चारण काल, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जयसी की प्रेम कविता कौन कौन से नाम से किया था? 11 भाग। उसके बाद ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, उसका मुगल दरबार, उसके बाद तुलसीदास रीति काव्य, तुलसीदास के अनन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। अब अंग्रेजी बात था तो कंपनी के शासन में बोलियन देखा, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ये सब टोटल 11 भागों में क्या था? रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल को नाम नहीं, वीर गाथा काल किसको कहा था पूछ रहा होगा। तो रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को आदि काल किसने कहा है? क्या बोला? रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदि काल किसने कहा? देखो घुमा दिया थोड़ा कुछ। वीर गाथा काल को आदि काल किसने कहा था? तो यानी आदि काल को आदि काल किसने कहा था? हरजाई। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी बीज वपन काल, शांति प्रियतनी। उसके बाद गणपति चंद्रगुप्त आरंभ करते हैं या प्रारंभ करते हैं, वही हो गया। तो यहाँ पर है चारण काल। इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आज थोड़ा बोलने का भी मूड नहीं है ज़्यादा। उसका पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र में रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। क्योंकि क्योंकि रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद होता है। श्रृंगार के अतिरिक्त किसी और विषय पर नहीं लिखा गया। सभी कवि कृष्ण राधा माधव श्रृंगार श्रृंगार और प्रेम रस के रति का मुख्य विषय है। तो क्या है जी? ये तो थोड़ा हमें भी देखना पड़ेगा यार। तो क्यों होना चाहिए? तो ए है उसका आंसर, ए है। तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत के अनुसार रीति काल का नामकरण जो है श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग जो है वो बंद हो जाता है। तो हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी का रचयिता है। 20वीं शताब्दी में कौन हुए थे? वाजपेयी साहब, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसके भी रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो वाजपेयी किधर नहीं लगे? वाजपेयी 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 यहाँ आ गया। तो नंदुलाड़े वाजपेयी। तो हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी के नंदुलाड़े वाजपेयी हैं। इनकी अनन्य रचना जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, प्रेम निराला, नई कविता आदि ये सब है, ठीक है। उसका कविता कौमुदी किसकी रचना है? कविता कौमुदी किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी के। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? तो रामनरेश त्रिपाठी साहब है। तो कविता कौमुदी जो है वो संग्रहकर्ता रामनरेश त्रिपाठी है। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह। कितने? 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह। इसमें काव्य के विविध रूप सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, विदाई गीत आदि हैं।
तो रामनेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी के शीर्षक से 8 भागों में ग्राम गीतों, उर्दू, बंगला, संस्कृत कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। मिश्र बंधु में शामिल नहीं है। अब देखो, मिश्र बंधु में जो नाम बताए थे आप लोगों को, सेम वही वही नाम आ गया कि अब कौन सा नाम शामिल है कि नहीं है, ये तो हम आराम से करेंगे हैं, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन ना पता चले। कौन है जी? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, केशव बिहारी, सुखदेव बिहारी। तो कौन नहीं है? शायद गणेश नहीं है ना, कि सुखदेव नहीं है, मुझे याद नहीं है। कौन नहीं है जी? कमेंट कर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो गणेश, श्याम, सुखदेव। तो गणेश भगवान और श्याम भगवान जिसके पास हो उसको हमेशा क्या रहेंगे? सुख होते ही हैं। तो गणेश, श्याम, सुखदेव। गणेश श्याम क्या देते हैं? तो सुख देते हैं लोगों को। तो गणेश, श्याम, सुखदेव ये तो है ही, केशव बिहारी नहीं है। उसके बाद है, मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है। मिश्र बंधुओं के अनुसार कौन है? तो गोरखनाथ। ये कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? आदिकाल में जब पढ़ेंगे तो उस जगह आएगा। तो मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक, गद्य का जो लेखक माना जाता है प्रथम, वो कौन माने जाते हैं? तो गोरखनाथ माने जाते हैं। कौन से धर्म के थे ये? इसने कौन सा संप्रदाय चलाया था? तो नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय, ठीक है, नवनाथ। और इसके गुरु कौन थे? गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो मत्स्येंद्रनाथ। और मत्स्येंद्रनाथ किससे जुड़े हुए थे? सिद्ध साहित्य में, ठीक है। तो विश्वबंधु के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है, या नाथ पंथ का। गोरखनाथ में रचनाओं का पीताम्बर दत्त भरद्वाज, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएचडी किए थे ये गोरखनाथ को। और इनका कथन जो शुक्ल जी से भी ज़्यादा हो जाएगा अगर गोरखनाथ के बारे में बोले हो तो पीताम्बर दत्त भरद्वाज ने गोरखवाणी नाम से संपादन किया। तो गोरखनाथ का जो है बुक है, जो बहुत सी माने जाते हैं, तो उनका जो है एक संग्रह बनाया, किस नाम से? तो गोरखवाणी नाम से संपादित किया था, उनके को संग्रह किया था। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? सरहप्पा को जो है हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। हाँ, वैसे तो माना तो जाता है सरहप्पा को, लेकिन किया किसने किया था? सरहप्पा क्या है? सिद्ध है। तो सिद्ध कौन है? और उधर जी राहुल संगरतन। तो राहुल संगरतन जो प्रथम कवि किसको मानते हैं? सरहप्पा को। और हिंदी का जो वास्तविक रूप से अगर प्रथम कवि पूछते तो कौन होंगे? तो सरहप्पा हो जाएंगे, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना जो है, हिंदी साहित्य में इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले किसने किया था? ग्रेडसन, मिश्र बंधु, रामचंद्र। अब लो तासी तो आए ही नहीं, अब हम क्या करें? तो जॉर्ज ग्रेडसन को पता है कि कब किए थे? 1/3 कृष्ण यानी 1888 ईस्वी में, और शिवसिंह सेंगर 1883 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल तो 1929 में, और मिश्र बंधु ये रामचंद्र शुक्ल के जस्ट कुछ दिन पहले किए थे, यानी 1900 ये किए थे 24 या 36 के आसपास। तो और ये क्या 1883, शिव सिंह सेंगर हो जाएगा। शिव सिंह सरोज, इनकी रचना कौन सी थी? तो शिव सिंह सरोज, ठीक है, यह है। तो शिव सिंह सरोज है, 1883 में लिखा था शिव सिंह सरोज नाम से। इसमें 838 भाषा का कवि का वर्णन है। ग्रेडसन का जो है वो 1888 ईस्वी में लिखा था। मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु में जो 1913 में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में। शिव सिंह सरोज का रचना काल कब है? तो 1883 तो है ही नहीं जी, तो क्या मान दे? 33 माने कि 36 माने? तो 33 ही मान दो। तो शिव सिंह सेंगर ने सरोज नाम से हिंदी साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास लिखा है, इसमें 1883 है, 1838 का भी नोट। इस प्रश्न का विकल्प त्रुटिपूर्ण है, इसमें शिव सिंह सरोज का रचना 1883 ईस्वी होना चाहिए, जो विकल्प नहीं है, इसलिए 1833 को ही केंद्रीय विद्यालय संगठन ने यानी केबीसी ने माना था। तो निम्नलिखित में किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो कौन मां है? तो प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है गद्य तक ही लिखे हैं, कहानी उपन्यास ही लिखे हैं, कविता नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो गद्य तक लिखने वाले कौन है? तो प्रेमचंद। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम किसने कहा था? ये देखो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सबकी। किसने कहा था पुरानी हिंदी? किसने कहा था? चंद्रलाल शर्मा गुलेरी ने। तो पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? चंद्रलाल शर्मा गुलेरी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा था? तो चंद्रलाल शर्मा गुलेरी ने कहा था, ठीक है। एक मिनट यार, फोन की तरह रख दिए हम लोग।
ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे पुराना उपन्यास कहने वाले क्या है इसकी, हाँ ये गुलेडी साहब जो प्रसिद्ध हुए हैं वो वाला बताया होगा। गुलेडी जी ने प्रसिद्धि का कारण उनकी कहानी एक उसने कहा था गुलेडी जी की बहुत प्रसिद्ध कहानी है और इसी के कारण गुलेडी जी भी फेमस हो गए, अमर हो गए समझ लो सिर्फ एक कहानी से। तो उसने कहा था किसकी रचना है, तो गुलेडी साहब की, और इसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। कछुआ धर्म एवं मॉरिस मोही कठुआ इनके प्रमुख निबंध हैं। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे अपने समय में कुछ पुरानी पढ़ी हुई परंपरा के गौरव युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के किस प्रकरण में है, ये तो नेट का सवाल है, ये यूज और उसमें ही आएंगे लगभग समझ लो। और अगर याद रखना तो जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य है, तो किसका कथन है, तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा का क्या नाम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा का क्या नाम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा का क्या माने, वीर गाथा काल तो 1050 किधर है जी, 1050 इससे भी है तो 993 ईस्वी होगा, तो 9000 ईस्वी इतने होना चाहिए, 1000 ईस्वी मान सकते हैं, 993 तो है ही नहीं। तो सी तो 993 यानी 1000 ईस्वी 1350 ईस्वी हमारा। जहाँ रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन इस प्रकार है, वीरगाथा का 1050 से 1320, भक्ति का 1375 से 1700 संबत, और रीति का 1700 से 1900 विक्रम संबत, और गद्य का 1900 से 1984 विक्रम। हिंदी सब सागर, हिंदी सब सागर शुक्ल जी से बहुत रिलेटेड है। हिंदी सब सागर संपादित ग्रंथ है, इसका संपादक किसने किया था, कौन किया था जी, श्याम सुंदर दास ने। और ये सब जो है नागरिक प्रचारणी सभा के सदस्य थे, ठीक ना। तो हिंदी सब सागर की संपादित ग्रंथ कौन है, तो संपादित ग्रंथकार कौन है, तो श्याम सुंदर दास। तो हिंदी सब सागर रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ही लिखी गई थी। ठीक है, श्याम सुंदर दास द्वारा रचित, रामचंद्र शुक्ल द्वारा भूमिका के रूप में 1900। हिंदी वैज्ञानिक खोज पृथ्वीराज रासो, छत्रपति इंद्रावती, चंद्रावती, हमीर रासो, परमाल रासो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन ही श्याम सुंदर दास ने किया। हिंदी शब्द सागर की भूमिका की पुस्तक के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य की भूमिका की पुस्तक के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य की भूमिका की पुस्तक के लेखक कौन है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और हिंदी साहित्य का आदिकारी कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और देखो जी सवाल कितना में आया है, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, हिंदी साहित्य की भूमिका बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, भूमिका बनाएंगे, उसके बाद उद्भव और विकास होता है, उसके बाद आदिकाल। तो 40 किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का 1929 ईस्वी में। हिंदी साहित्य आलोचनात्मक इतिहास किसका है, तो राम कुमार वर्मा का। और हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। इस्तवार दलित्रोत्तर हिंदुस्तानी की रचना किसकी है, तो गाड़सा तासी का है। इसमें क्या, उसके बाद अगला गिरेशन कीर्ता मॉडर्न ऑफ लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में हिंदी अनुवाद किसने किया था, किशोरीलाल गुप्त ने ही किया था। लक्ष्मी सागर वार्स ने तो ये किसका किया था, गाड़सादा तासी का किया था। आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक है। देखो आंग्ल बोल दिया तो आंग्ल से लोग हो जाएंगे कन्फ्यूज, तो आंग्ल का मतलब हो अंग्रेज। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है जी, कौन है, तो एडविन ग्रिप्स। कौन है, एडविन ग्रिप्स। ग्रिप्स द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास है, यह 1917 में लिखा गया था। हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है, पादरी एफ ई के। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य जो है जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। ये कथन किसका है, जनता की चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति ये तो रामचंद्र शुक्ल की ही है। किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। जनता की चित्तवृत्ति जहाँ आ जाए वो कथन किसका है, तो रामचंद्र शुक्ल का। तो जनता की चित्तवृत्ति का कथन किसका है,
तो रामचंद्र शुक्ल। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों को संचित करते हुए रामचंद्र शुक्ल। कविता के विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, किसका कहते हैं, महादेवी प्रसाद। और देखो क्या है, गुलावड़े महात्मा गांधी नहीं, तो महात्मा गांधी क्या कहा था साहित्य की परिभाषा में, तो साहित्य वो है जो जिसे एक चरस खींचता हुआ व्यक्ति भी समझ पाए और खूब पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ पाए, वही साहित्य है। ठीक है। तो प्रेमचंद क्या कहते हैं, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। अरे वाह, अब दो तीन और करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है, व्यवस्थित तो रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है। व्यवस्थित रूप देने का रामचंद्र शुक्ल का है। और किस पद्धति पे लिखे थे, विधेयवादी पद्धति पे। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी के द्वारा विस्तृत काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ठीक है। जिसे आगे पद को विस्तृत स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दे दिया। भक्ति काल का नामकरण पूर्व मध्यकाल किसने दिया था, तो पूर्व मध्यकाल किसने दिया था, जी ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पूर्व मध्यकाल किसने दिया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसका समय संबंध क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल तथा रीति काल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया। किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो शुक्ल के बातों को कटाक्ष कर सकते हैं प्रमाण के आधार पर, नहीं तो किसी में उतना हिम्मत नहीं है जो शुक्ल की बातों को काट सके। एक उनके टक्कर का, अगर शुक्ल जी के टक्कर का कोई मिला तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही मिले, जो कि शुक्ल के हर बात को नहीं, जहाँ पे उसने गलत किया है उसको प्रमाण के आधार पे उसको उन बातों को काटा है। तो आदिकाल का जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने समय कब से कब माना है, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। और पूर्व मध्यकाल 1400 से 1700 और उत्तर मध्यकाल 1700 1900 और आधुनिक काल 1900। इस बंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। परिवर्तन काल जो कि अंतिम में है, परिवर्तन काल की समय सीमा कब से मानी है, तो 1890 से 90 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत। इसे हम ये तो ऑप्शन से भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है परिवर्तन काल जो है वो अंतिम चरण है। तो विश्व विनोद का काल विभाजन का प्रयास किया, पहले प्रारंभिक काल, उसके बाद मध्यकाल, उसके बाद अलंकृत काल और उसके बाद परिवर्तन काल और वर्तमान काल। तो प्रारंभिक काल में भी जो है दो भाग में कर दिया। तो पूर्व प्रारंभिक काल, ये सब पढ़ लेना। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए। हो गया। क्या कहते हैं, ये विभाजन असंगत है क्योंकि इनमें हिंदी को पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर दिया गया है। कालों के नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं है तथा कालों की संख्या भी अधिक है। कितना है, 5 है, उसके बाद 5 में 2 और कर दिए। हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक है। गोविंद रत्नमाला कौन है, शुक्ल जी भी नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी नहीं है, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी नहीं, तो गोविंद रत्नमाला श्याम सुंदर दास। देखो रत्न की माला को, इसको भी याद करवा दे। हिंदी गोविंद रत्नमाला, गोविंद से याद रखो, गोविंद से याद रखो गोविंद, गोविंद से क्या याद रखना है, तो गोविंद, गोविंद से क्या याद रखना है, गोविंद। तो गोविंद कौन है, तो श्याम सुंदर दास। अब देखो वैसे भी नहीं याद रखो तो गोविंद रत्न की माला कौन पहनते हैं, तो हमारे श्याम जी, श्री कृष्ण यानी कि श्याम जी। रत्न की माला कौन पहनते थे, श्याम जी, थी श्याम सुंदर दास। ठीक है। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाबू श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक हैं, आलोचक हैं। हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। हिंदी साहित्य के लेकर नाटक साहित्य पर इनकी आलोचनाएं लिखी गई। हिंदी गोविंद रत्नमाला कवियों का संग्रह है तथा रूपक रहस्य नाट्य साहित्य पर लिखी गई आलोचना है। इनकी अन्य रचना कद कुसुमावली। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है कवि और कविता, उपन्यास, रहस्य, इसकी महावीर प्रसाद द्विवेदी की। भाषा और व्याकरण भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। कौन कौन सी रचना है, तदीय, सर्वस्व, मणिकर्णिका, बादशाह दरबार। और जो है अगला नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, यहाँ तक के लिए धन्यवाद।